हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे आप? आई होप आप वेल एंड गुड है। तो भाई आज के इस वीडियो में नागौर जिले के हाफ ईयरली पेपर को मैं डिस्कस करने वाला हूं और नागौर से मेरी काफ़ी खास यादें जुड़ी है क्योंकि मेरी 12th भी कुचामन सिटी नागौर से ही हुई है। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में पेपर को। और पेपर को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ जुड़े हो, आप भी चाहते हो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो पेपर हुआ उसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पर आपको अपलोड करूँ या फिर वो डिस्कस करूँ, तो आप मुझे ज़रूर से उसका पीडीएफ भेजना। ये जो पीडीएफ मुझे भेजा था सुरेंद्र ने, थैंक यू सुरेंद्र फॉर योर इंटरेस्ट, कि आपने ये इंटरेस्ट लिया और मेरे साथ इसको साझा किया। अब जितने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के पेपर आपको एक ही चैनल पर मिल जाएंगे सोल्व किए हुए, उतना ही बोर्ड एग्जाम को लेकर आपकी तैयारी कितनी हो जाएगी, अच्छी तरीके से मजबूत हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये तो थी एक इंफॉर्मेशन, एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आप ज़रूर से मेरे साथ आपके पेपर को भी क्या करें, साझा करें, शेयर करें। ठीक है भाई, ये रहा आपके नागौर का पेपर। इसमें वही आपके जो मार्किंग स्कीम की बात करें तो मार्किंग स्कीम में वही 34 मार्क्स, वो टाइमिंग की बात करें तो उतना ही टाइम मिला था, लेकिन जो पेपर का पैटर्न था वो अलग। जैसे अभी आपने अजमेर का पेपर देखा है, यदि नहीं देखा तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप देख लेना। अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जो पेपर हुआ उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, यानी एबीसीडी वाले क्वेश्चन थे, फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, और फिर छोटे क्वेश्चन, देन इस प्रकार से आपका पेपर था। लेकिन यहाँ पर जो नागौर डिस्ट्रिक्ट का पेपर सीधा ही वन लाइनर से आया है। तो चलिए शुरू करते हैं फालतू टाइम वेस्ट किए बिना कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि आपको एक क्वांटम आवेश का मान बताना है। किसका बताना है? एक क्वांटम आवेश। तो क्वांटम आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वही एक क्वांटम आवेश होता है। अब कह रहा है धारा घनत्व का आपको ऐसा ही मात्रक लिखना है, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का क्या हो जाता है? ऐसा ही मात्रक हो जाता है, क्योंकि धारा घनत्व J = क्या होता है? I/A होता है ना, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा। अब देखो बड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रखा है कि एक बल्ब है, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान आपको ज्ञात करना है। बल्ब की पावर आपको दे रखी है, वोल्टेज आपको दे रखी है। P = VI आप पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर यदि I आपको फाइंड आउट करना तो P में V का क्या लगाना है? भाग लगाना है। जब आप इसको सोल्व करेंगे बेटा तो I = क्या आ जाएगा? 40/220 एम्पियर। अब इतना तो आप सोल्व कर लोगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है भाई किरचॉफ के वोल्टता जो नियम है वो किस संरक्षण नियम पर आधारित है? तो वोल्टता जो संरक्षण नियम है आपका ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। किस पर है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई चुंबकीय क्षेत्र की विमाएं एवं मात्रक लिखिए। तो बड़ा, चुंबकीय क्षेत्र की मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर बता देता हूँ, है ना, यहाँ पर बता देता हूँ, है ना। चुंबकीय क्षेत्र आपने पढ़ा है ना, चुंबकीय क्षेत्र। अब किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर अधिकतम बल कितना लगता है? F = QV/B। तो यहाँ पर B जो है वो क्या हो जाएगा? F/QV। तो यहाँ से इस सूत्र से आप विमा निकाल सकते हो। देखो भाई, आपको बल की विमा पता है M1 L1 T-2, ठीक है, और आपको इसकी Q की विमा पता है A1 T1, है ना, और आपको इसकी पता है L1 T-1। अब आप इसको सोल्व करके डायमेंशन निकाल सकते हैं ना। हाँ, कमेंट सेक्शन में डालना कि आपने इसकी डायमेंशन क्या निकाली है। ठीक है, हाँ। यदि मात्रक की बात की जाए बेटा तो मात्रक क्या है इसका? टेस्ला। क्या है? टेस्ला। भाई चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला। राइट, चलिए वापस चलते हैं और बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी प्रेरकत्व में धारा का मान 2 गुना कर दिया जाए, किसी प्रेरकत्व में धारा का मान 2 गुना कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? इधर देखो भाई, यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है या फिर संग्रहित ऊर्जा होती है किसी भी इंडक्टर कोइल में, जैसे ये कोई इंडक्टर कोइल है ना, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इसका L इसका प्रेरकत्व है। तो कहने का मीनिंग है कि इसमें जो ऊर्जा होगी वो 1/2LI² होगी। अब ये कह रहा है कि धारा को दुगनी कर दें, तो धारा को दुगनी जब करेंगे तो U डैश क्या हो जाएगा? 1/2L I डैश का स्क्वायर। I डैश कितना कर रहा है? 2I। तो U डैश क्या हो जाएगा बेटा मेरे? 1/2L 2I का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 4 1/2LI²। तो आप देख सकते हैं कि U डैश कितना हो जाएगा? 4 टाइम U हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना। ठीक है, चलिए
वापस से चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि L बटा आर का विम्य सूत्र लिखिए। बेटा ये L बटा आर जो होते हैं वो कालांक कहलाता है। क्या कहलाता है? कालांक। ठीक है, और इसकी जो आपको विम्य सूत्र लिखना है, यानी ये समय को निरूपित कर रहा है। किसको निरूपित कर रहा है? L बटा आर, समय को। ठीक है, तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? m0l0t1। क्या सर हमने t1 लिख दिया तो सही होगी क्या? ऑब्वियस सी बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, सही है, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन जब विमा पूछे तो आप MLT को रिप्रेजेंट करेंगे तो ठीक रहता है थोड़ा सा, है ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 15x22 नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। अब देखो बेटा, आप जानते हो XZA आपने देखा है। अब देखो ये Z किसको बताता है? ये प्रोटोनों की संख्या को। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि प्रोटोनों की संख्या कितनी है? 15। ये A किसको बताता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या आप देखो, आपको कितनी दे रखी? 22 दे रखी है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 22 माइनस में प्रोटोनों की संख्या 15, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी सर 7। कितनी हो जाएगी? 7। समझ रहे हो? चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में काम आने वाले किसी एक पदार्थ का नाम लिखिए। तो भाई ये तो इतना इजी क्वेश्चन था कि इसमें क्या ही बताना यार। कमेंट सेक्शन में बताओगे ना आप, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि किन किन पदार्थों को हम मंदक के रूप में काम में ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ एक पदार्थ का नाम ही पूछा, लेकिन 2-3 पदार्थ के नाम आप देखते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना। बताएंगे ना? बिल्कुल सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अर्ध आयुकाल के बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ की कितनी प्रतिशत मात्रा शेष रह जाएगी? तो इसको तो भाई अच्छा क्वेश्चन अपन यहाँ करते हैं, है ना। देखिए भाई, मान लेते हैं कि ये x कोई था, तो एक आवर्तकाल के बाद में ये कितना हो जाएगा? x/2। दूसरे आवर्तकाल के बाद में ये हो जाएगा इसका भी आधा x/4। तीसरे आवर्तकाल में ये x/8 और चौथे अर्ध आवर्तकाल में ये इसका भी क्या हो जाएगा? आधा x/16। अब यदि परसेंटेज वाइज देखा जाए बेटा, तो कितना परसेंट शेष रह जाएगा? इधर देखो, यहां पर मानते हैं कि 100% था, 100% था। अब कितना बचेगा यहाँ पर? 50%। अब 50% का भी आधा कितना बचेगा? 25%। और 25% का आधा कितना बचेगा? 12.5%। और 12.5 का आधा कितना होता है? कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, यही इसका क्या है? आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा कि क्या 6 के बाद नाभिक की द्रव्यमान संख्या में हानि होती है? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, नहीं होती है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संख्या और आवेश दोनों ही 6 अभिक्रियाओं में क्या रहते हैं? संरक्षित रहते हैं। ठीक है, अपव्यय वेग की क्या लिखो? परिभाषा लिखो। आप सबने लिख दी होगी, है ना, बताने की जरूरत है क्या? बताने की जरूरत है। चलिए सुनिए, जब किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उस बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त औसत वेग क्या कहलाता है? अपव्यय वेग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी निबंध लिखिए और प्रेरित विद्युत वाग बल का मान लिखिए। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको ये पूछा गया कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है और इसके जो फैराडे के 2 नियम है ना वो बताने हैं आपको। तो जब किसी लूप या कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो वहां पर विद्युत धारा और विद्युत वाग बल प्रेरित हो जाते हैं। इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब फैराडे के 2 नियम थे। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम तो ये कहता है कि जब भी किसी बंद लूप या फिर यूं कह दो कि परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाएगा तो वहां पर विद्युत वाग बल और धारा प्रेरित होगी। इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब फैराडे का प्रथम नियम जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण को बताता है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि जो ये प्रेरित विद्युत वाग बल होगा वो समानुपाती होता है फ्लक्स परिवर्तन की दर के, यानी E = dφ/dt। ठीक है, यानी विद्युत
फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। और छोटी छोटी बातें वहां आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए, यहां पर स्थापित करना है, ठीक है। यानी R इक्वल टू 2F, R इक्वल टू 2F, और प्रत्येक बच्चा ये कर सकता है। देखो ये जो बड़े क्वेश्चन अब आ रहे हैं, इनके सॉल्यूशंस यदि आप चाहते हैं कि सर इनके, क्योंकि आप भी समझते हैं अब टाइम लगेगा, है ना। इनका सॉल्यूशन यदि मैं डालूंगा तो टाइम लगेगा, इट मींस वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो अब आप आराम से कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं इनकी अलग से क्या बना दूंगा। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के पेपर आ जाएंगे, उन सारे पेपर को कलेक्ट करके मैं इस क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये और भी किसी डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया होगा ये क्वेश्चन, तो मैं वहां आगे लिख दूंगा कि ये किस किस डिस्ट्रिक्ट के हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया है, इनके सॉल्यूशन है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है अपने पास सारे डिस्ट्रिक्ट, लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट के पेपर आ जाएंगे। उसके बाद में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह सोल्व करा दूंगा एक ही वीडियो में, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, जिससे आपको हर डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन के बारे में आइडिया लग जाएगा और आपको लगेगा कि ये हमें भी पूछा गया, उस डिस्ट्रिक्ट में भी पूछा गया, वहां भी पूछा गया, हमें ये छोटे रूप में पूछा गया, वहां बड़े रूप में पूछा गया। ठीक है, ये सारी चीजें मैं तब आपको बता दूंगा। अब देखो 16वां क्वेश्चन क्या है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त पर सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों? भाई आपको कौन सी घटना की वजह से यह महसूस होता है, मतलब प्रतीत होता है, वो आपको लिखना है। किसकी वजह से होता है बता सकते हैं आप? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जबरदस्त क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किस रंग के प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक अधिकतम एवं न्यूनतम होगा। अब देखो बेटा, ये प्रिज्म है, मान लो ये क्या है, प्रिज्म है, यहां पर प्रकाश आया। अब ये पैटर्न बनता है ना, आपने देखा होगा, विबग्योर VIBGYOR। तो सबसे कम कौन मुड़ता है? सबसे कम मुड़ता है सर रेड, यानी रेड के लिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, न्यूनतम, है ना। और सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है बेटा? सबसे ज्यादा मुड़ता है वॉयलेट। तो वॉयलेट के लिए क्या हो जाएगा आपका, सबसे अधिकतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे अधिकतम, यानी बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होगा और रेड के लिए अपवर्तनांक कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो आवर्धन क्षमता का जिस बच्चे को सूत्र पता है वो ऑटोमेटिकली जवाब दे देगा। क्या क्या चीजें की जा सकती है ना। यानी नेत्रिका की फोकस दूरी कम रखेंगे या अभिनेत्र की फोकस दूरी कम रखेंगे, है ना। हाँ, इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का पूरा एक वीडियो भी मैं आपको जरूर से बना के दूंगा, जहां ये छोटी छोटी चीजें भी वहां डिस्कस कर दूंगा। समझ रहे हो ना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत बल के लिए कूलाम के नियम की परिभाषा लिखनी है। बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं। सीमाएं बताइए, यानी ये सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, और ये नाभिक के अंदर, यानी कहने का मतलब जो दूरी नाभिक की दूरी की तुलना में कम होती है तो फिर ये काम नहीं करता है ना। और इस नियम द्वारा इकाई आवेश की परिभाषा लिखिए। यानी इकाई आवेश की परिभाषा कैसे लिखेंगे, F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। अब देखो बेटा ध्यान देना, कहने का मीनिंग या समझने की थोड़ी कोशिश करना कि यदि मैं निर्वात की बात करूं, किसकी बात करूं, निर्वात की बात करूं, तो R बराबर अपन 1 मीटर लिख दे, R बराबर 1 मीटर लिख दे, Q1 Q2 बराबर हम 1 कूलाम लिख दे, तो F बराबर क्या आ जाएगा, K। और K का मान कितना होता है निर्वात के लिए, 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, और यहां पर देखना आपको ये लैंग्वेज इस प्रकार से लिखनी पड़ेगी कि यदि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों को एकांक दूरी पर रखने पर, वायु में एकांक दूरी पर रखने पर उनके मध्य यदि 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बल लगता है तो आवेश इकाई आवेश कहलाते हैं, या फिर उन दोनों आवेशों का मान क्या है, इकाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाई? -Q और +Q। समान परिमाण और विपरीत
प्रकृति के आवेशों को अत्यल्प दूरी पर रखने पर बना निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना है तो P क्या हो जाएगा? Q गुणा 2A, यानी द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। हाँ, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और विमा आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको बताना है। आराम से बना सकते हैं यार, व्युत्पन्न करना है। अक्षीय रेखा पर क्या होगा? 2kp/r³, यही होगा 2kp/r³, ठीक है। ये जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं इनका अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप भी आपके कांटेक्ट में अदर डिस्ट्रिक्ट के कोई स्टूडेंट्स हैं तो आप उनसे पेपर मंगवा के मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपको, क्योंकि अब शायद 25 तारीख तक, 25 दिसंबर तक सबके पेपर हो जाएंगे, तो बहुत सारे पेपर मेरे पास आ जाएंगे। तो उन पेपर्स में से जितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उन सारे बड़े बड़े क्वेश्चन का मैं एक वीडियो बना दूंगा, या फिर उसको मैं लाइव ले लूंगा। नहीं, लाइव नहीं लूंगा यार, लाइव लेने में थोड़ा दिक्कत रहता है, उसका वीडियो ही बना दूंगा, है ना, ताकि मेरे हिसाब से मेरे पेज से वीडियो बना के मैं डाल दूं और आपको जो जो जैसा जैसा अच्छा लगे वो आप देख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करते हुए किसी धारावाही वर्ताकार लूप के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक आपको व्युत्पन्न करना है सदिश रूप में, और आवश्यक चित्र भी बनाना है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत इजी है। यानी आप कह सकते हो ये धारावाही लूप है और इसके कारण इस बिंदु पर आपको क्या करना था बेटा? अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक स्थापित करना है, और बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एम्पियर के नियम का परिपत्य नियम लिखिए। एम्पियर के परिपत्य नियम का मान क्या होता है? B.dl इक्वल टू μ0 I, ठीक है। अब इसको आप शुद्ध हिंदी में भी लिखोगे परिभाषा, ठीक है। और ये कह रहा है एक अत्यधिक लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है जिसको मैं वहीं पर करवाऊंगा, ठीक है। और ध्यान रखना, अब आपके लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट के पेपर जब आ जाएंगे ना, तो जो बड़े क्वेश्चन और डेरिवेशन है ना, और जो छोटे क्वेश्चन है, आप सारे डिस्ट्रिक्ट के मिला लोगे पेपर, तो बोर्ड में 90% पेपर इन्हीं से आएगा, और हो सकता है 100%। अब सोच के देखो जी, कितनी डिस्ट्रिक्ट है, उन सारी डिस्ट्रिक्ट को आप मिला लो, उनके सारे पेपर्स को मिला लो। तो यदि मैं कहूं कि मेरे पास 20 डिस्ट्रिक्ट के पेपर भी पहुंचते हैं, मान लो 20 जिलों के पेपर भी मेरे पास पहुंचते हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट के पेपर में हम बड़े क्वेश्चन की बात करें तो बड़े क्वेश्चन लगभग 8 है ना। अब आप सोच के देखो, आपके पास डेरिवेशन के कितने क्वेश्चन हो गए? 80 क्वेश्चन हो गए हाफ ईयरली तक के। बताओ इससे बाहर कुछ जाएगा? नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। इन्हीं में से आपका पूरा बोर्ड का पेपर बनेगा। और अब भी आप यदि कमर कस लेते हो ना भाई, आपका हाफ ईयरली का पेपर खराब गया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब भी आप कमर कस लो तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स की गारंटी मैं ले सकता हूं, पूरे मार्क्स आएंगे, है ना, कोई काट ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतनी अच्छी तैयारी कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाना है। भाई पूरा ही दे दिया इसने आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो जो है वो सारा बताना है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दे ब्रोगली की परिकल्पना का उल्लेख कीजिए, और आपको डेविसन जर्मर प्रयोग को समझाना है। लेमडा बराबर h/p, ये आपकी लैंग्वेज में भी आपको डेफिनेशन लिखना है, और फिर आपको डेविसन जर्मर प्रयोग का विस्तार से क्या करना है? वर्णन करना है। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन थे ये आपके नागौर डिस्ट्रिक्ट के। और भी अदर डिस्ट्रिक्ट के आप पेपर मेरे पास जरूर से शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज, यदि आपके कोई फ्रेंड सर्किल, फैमिली सर्किल में कोई लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहता है, जो प्रयोगशाला सहायक है, तो उसको बताना कि हमारे सर जो है उनके ऐप पर ये कोर्स 31 दिसंबर को लॉन्च करेंगे, है ना। और आप भी यदि बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, है ना भाई, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं कि सर हमें तो फिक्स कंटेंट मिल जाए, उससे मैक्सिमम मार्क्स आ जाए, तो मैथ्स और फिजिक्स के लिए फिलहाल आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और उनका वीडियो सॉल्यूशन, और साथ के साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उनको एक बेहतरीन कोर्स की फॉर्मेट में
आपको इस ऐप पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो भी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर, जो आप कहोगे कि सर एक तरह से गुरु दक्षिणा की कॉस्ट पर आपको अवेलेबल रहेगा, है ना। आप जरूर से इस ऐप को डाउनलोड करें, टारगेट एग्जाम ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, और आफ्टर दैट आप वहां पर एक अच्छा सा रिव्यू जरूर डालें यदि आपको लगे तो, ठीक है। सो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट किसी और डिस्ट्रिक्ट के पेपर का सॉल्यूशन लेकर। तब तक के लिए आप खाते रहे, पीते रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।